गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे 22 और 23 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के वेबसाइट से साथ ही इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं, जिस सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और यदि क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, विच कंपनी हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ हुरून ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज 2021 रिलीज रिसेंटली। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज 2021 की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है एप्पल। एप्पल के बारे में सब लोग तो जानते ही हैं, कितना महंगा इसका हेडसेट, मोबाइल, लैपटॉप, अन्य बहुत चीज़ बनाता है एप्पल। तो इस सूची में एप्पल पहले स्थान पर है। 2443 बिलियन डॉलर के साथ एप्पल पहले स्थान पर है। माइक्रोसॉफ्ट दूसरे स्थान पर और अमेजन तीसरे स्थान पर है। भारत की तरफ से बात करें तो इस सूची में कुल 12 कंपनियां 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज 2021 की सूची में शामिल हैं। मात्र 12 कंपनियां, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री 188 बिलियन डॉलर के साथ 97वें स्थान पर है। और भारत की तरफ से देखें तो ये पहले स्थान पर हुआ, केवल भारत की बात करें तो। और पूरे ऑल ओवर में देखें तो 97वें स्थान पर है। एप्पल पहले स्थान पर है। तो चलिए एप्पल के बारे में देख लेते हैं। एप्पल, इसका ये कब फाउंडेड ईयर कब क्या है इसका? तो 1 अप्रैल 1976। इसके फाउंडर कौन था? तो 2-3 आदमी मिलकर इसको शुरू किए थे। एक हैं स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनाइक, रोनाल्ड वेनी। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया है। चेयरमैन आर्थर डी लेविंसन ये हैं, और CEO टिम कुक हैं। तो एप्पल के बारे में ये जानकारी रही। अब चलिए इसमें हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। सभी ऑप्शंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं और प्रश्न के हिसाब से ही ये कभी ना कभी ये भी न्यूज में रहे हैं, तो इसको मैं लाया हूँ। देखिए, वॉलमार्ट, हाल ही में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची जारी की गई थी, उसमें शीर्ष स्थान पर वॉलमार्ट आया था। और भारत की तरफ से देखिए इसको टेक्स्ट फॉर्म में बता देते हैं। कुछ इसमें जानकारी है जो कि महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। इसको थोड़ा बड़ा करने दीजिए। देखिए, वॉलमार्ट फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में पहले स्थान पर है। और भारत का रिलायंस कंपनी जो है 59 स्थान फिसल कर 155वें स्थान पर आ गया है। और भारतीय स्टेट बैंक 16 स्थान का सुधार करते हुए 205वें स्थान पर है। फॉर्च्यून क्या है? एक अमेरिकन मैगजीन है और इसका स्थापना 1929 में हुआ है। फॉर्च्यून का जो मैगजीन है वही जारी करता है ये सूची, और इसका हेडक्वार्टर अमेरिका का न्यूयॉर्क है। चलिए, तो ये रहा इसके बारे में। अब ताज के बारे में बात करते हैं। ताज क्या है? तो ये हाल ही में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक सूची होटल्स 50 2021 ये रिपोर्ट जारी किया गया था। होटल्स 50 2021, इस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा होटल सबसे शक्तिशाली होटल बन गया है? तो वो है होटल ताज। ये वही होटल ताज है जो मुंबई में है और उसमें 26/11 का आतंकी हमला हुआ था। ये वही होटल है। ये इसमें सबसे शक्तिशाली होटल बनकर उभरा है होटल्स 50 2021 के रिपोर्ट के अनुसार। और रिलायंस रिटेल कंपनी ये क्यों न्यूज में है? तो हाल ही में ब्रिटेन की एक कंपनी है डिलोइट, उसके द्वारा एक सूची रैंकिंग जारी किया गया है 2021 रैंकिंग ऑफ ग्लोबल रिटेल पावर हाउसेज। तो इसमें भारत की रिलायंस रिटेल कंपनी जो है दूसरी सबसे तेज गति से बढ़ने वाली रिटेल कंपनी बन गई है, तो इसलिए ये न्यूज में रही है। और सबसे तेज गति, इसी सूची में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली कंपनी कौन है? तो साउथ कोरिया का एक कंपनी है कोपांग,
कुपांग, इसको टेक्स्ट फॉर्म में देख लीजिए। यहाँ पे देखिए साउथ कोरिया का ये कंपनी है कुपांग, ये पहले स्थान पर है, सबसे तेज गति से बढ़ने वाली कंपनी। और भारत का रिलायंस रिटेल लिमिटेड ये दूसरी सबसे तेज गति से बढ़ने वाली कंपनी है 2021 रैंकिंग ऑफ ग्लोबल रिटेल पावर हाउसेज के रिपोर्ट के अनुसार। तो ये रहे पहले प्रश्न में इतने सारे फैक्ट्स और ऑप्शंस में भी उतने सारी जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ इस तरह से पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया होगा। यदि आया है तो प्लीज़ आप लोग हेल्प करें दोस्तों। आप लोग से बार बार ये गुजारिश है, क्योंकि जितनी मेहनत की जा रही है उस हिसाब से चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें कमी पता नहीं क्या है, आप लोग बताते भी नहीं हैं कमेंट में और ना ही हेल्प कर रहे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि और इसमें क्या बदलाव आप चाहते हैं, क्योंकि चैनल ग्रो करने लगेगा और आप लोग का सहयोग मिलने लगेगा, पॉजिटिव व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगेंगे, तो अभी इस क्लास में और भी बहुत कुछ बदलाव किए जा सकते हैं जो मैं समझ रहा हूँ, और उसको किया भी जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ हेल्प करें टायर एजुकेशन का। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन स्टील, जिसको फॉसिल फ्री स्टील भी कहते हैं, फॉसिल्स फ्री स्टील का उत्पादन करने वाला कौन विश्व का पहला देश बन गया है? सही जवाब है स्वीडन। स्वीडन देखिए जीवाश्म मुक्त, जिसको फॉसिल्स फ्री वही हुआ जीवाश्म मुक्त स्टील, जिसे ग्रीन स्टील भी कहा जाता है, इसका उत्पादन करने वाला स्वीडन विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है। स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम है, करेंसी स्वीडन क्रोना है, स्वीडिश क्रोना है, और प्रधानमंत्री वहाँ स्टीफन लोफवेन है जो हाल ही में बने हैं। अब चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। नीदरलैंड, ये क्यों न्यूज में है? नीदरलैंड देखिए नीदरलैंड का एम्स्टर्डम जो है, एम्स्टर्डम उस राजधानी है, उसका राजधानी है, शहर भी है बड़ा। तो नीदरलैंड का एम्स्टर्डम जो है दुनिया का पहला ऐसा जगह बन गया है जहां 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज बनाया गया है। अर्थात दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ जनता के लिए खोला गया है? तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। ठीक है, चलिए चीन क्यों न्यूज में रहा है? तो चाइना हाल ही में विश्व का सबसे तेज मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया है, इसलिए न्यूज में रहा है। ये जो मैगलेव ट्रेन है, आइए यहाँ टेक्स्ट फॉर्म में देखिए, सबसे तेज मैगलेव ट्रेन का अनावरण चाइना ने किया है। यह मैगलेव ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने में सक्षम है और यह ट्रेन विद्युत चुंबकीय बल का उपयोग करते हुए बिना किसी संपर्क के ट्रैक से ऊपर चलेगी। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चाइना की राजधानी बीजिंग है और राष्ट्रपति वहाँ के कौन है? सी जिनपिंग है। हाँ, सी जिनपिंग ही है। अगर गलत है तो आप लोग कमेंट में इसको क्लियर करें। मैं जानते हुए भी अभी बताते वक्त यहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप लोग इसको कमेंट में ज़रूर क्लियर करें। समझ लीजिए मैं यहाँ गलत हूँ, तो अगर सही है तो भी बताएं, गलत है तो भी बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए ऑप्शंस। भूटान, ये क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में भारतीय भुगतान प्रणाली जो हम लोग का भीम यूपीआई है, सरकार के द्वारा शुरू किया गया था आरबीआई के सहयोग से, तो ये भीम यूपीआई अपनाने वाला कौन पहला देश बन गया है? क्योंकि ये सर्विस तो इंडिया का है भीम यूपीआई, तो ये कौन ऐसा देश है जो इसको अपनाने वाला पहला देश बना है? तो वो है भूटान। भूटान द्वारा भीम यूपीआई को अपनाने से दोनों देशों के बीच भुगतान प्रणाली और आसान हो जाएगी। खासकर टूरिस्ट जो आते हैं उन लोग के लिए इसे विशेष लाभ होगा। भीम यूपीआई एनपीसीआई के द्वारा संचालित किया जाता है। एनपीसीआई के बारे में कल ही मैंने बताया था, उम्मीद करता हूँ सभी फैक्ट्स आपको होंगे याद। चलिए एनपीसीआई के बारे में शुरू से अंत तक जरूर जो भी आप जानते हैं उसको कमेंट में बताइए। इसे आपको कमेंट में देखिए दोस्तों, जो भी पूछा जाता है यदि आप जानते हैं लिख दीजिएगा, तो वो और आपका ज्ञान जो है बढ़ेगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। या नहीं जानते हैं जब सर्च कीजिएगा, उसको सर्च करके जब हासिल कीजिएगा कि ये कहीं किसी को हमको बताना है, तो उस हिसाब से जब करिएगा, कोई चीज़ सर्च कीजिएगा और जान जाइएगा उस सवाल का जवाब, तो वो जवाब फिर आप कभी नहीं भूलेंगे और वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा आगामी परीक्षाओं के लिए, ये आप भली भांति जानते हैं। चलिए तो ये प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए किस देश द्वारा संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है अपने देश, प्यारा देश भारत। प्राचीन भाषा संस्कृत को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए देश में 19 से 25 अगस्त 2021 तक संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है अपने देश में। और इस वर्ष 22 अगस्त को संस्कृत दिवस भी मनाया गया, कल ही मनाया गया। जो मुख्यतः ये 22 अगस्त को ही नहीं मनाया जाता है, क्योंकि ये मुख्यतः श्रावण महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो रक्षाबंधन के अवसर को भी चिन्हित करता है। तो संस्कृत दिवस इस बार 22 अगस्त को मनाया गया और संस्कृत सप्ताह भारत सरकार के द्वारा 19 से 25 सप्ताह को मनाया जा रहा है। चलिए बाकी ऑप्शन देखिए इसमें आगे। हाँ,
बाकी ऑप्शन देखिए, फ्रांस, ये भी कोई ना कोई वेन्यू से संबंधित होगा। देखिए, ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ करने का घोषणा हुआ है, तो फ्रांस के पेरिस में ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जाएगा। आइए, जब ओलंपिक का बात हुआ तो ओलंपिक से संबंधित सारे फैक्ट्स अभी आप हम जान लेते हैं। देखिए, तो ओलंपिक 2024 फ्रांस के पेरिस में होगा। चलिए, ओलंपिक के बारे में और कुछ जान लें, जो कि अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ है जापान के टोक्यो में, उसके बारे में। तो संपन्न हुआ, देखिए जापान के टोक्यो में ओलंपिक 2020 इस वर्ष संपन्न हुआ है। और इसी के साथ 2024 के आयोजन स्थल का घोषणा फ्रांस के पेरिस के लिए कर दिया गया है। भारत 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ कुल 7 पदकों के साथ 86 देशों की सूची में 48वें स्थान पर रहा है, और अमेरिका 113 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है। और देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से सबसे पहला इस वर्ष जो हुआ है उसमें सबसे पहला पदक भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक के रूप में हासिल किया था। और नीरज चोपड़ा काफ़ी चर्चित रहे हैं, क्योंकि इस बार जो ओलंपिक हुआ है उसमें एकमात्र स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में हासिल किए हैं। और नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत जिले के खंडरा गांव के रहने वाले हैं। और इनसे पहले 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें कौन थे, अभिनव बिंद्रा निशानेबाज हम लोग के देश के, वो स्वर्ण पदक हासिल किए थे। उसके बीच में फिर एक और हुआ था, उसमें कोई स्वर्ण पदक भारत के लिए नहीं आया था। और हाल ही में इन्हें नीरज चोपड़ा को आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ अभियान के लिए नियुक्त किया है, नीरज चोपड़ा को। और ये बात तो हम लोग चर्चा कर ही लिए अभिनव बिंद्रा के बारे में। एक और वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें फैक्ट कि जो टोक्यो ओलंपिक इस बार हुआ है 2020 का 21 में हुआ है, हालांकि सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता जापान के मोमिजी निशिया बनी हैं। तो ये, और 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक जापान के टोक्यो में इसका आयोजन हुआ था। तो ये सभी फैक्ट्स टोक्यो ओलंपिक से संबंधित रहे। उम्मीद करता हूँ आपको रिवीजन हो गया होगा। कुछ और देख लेते हैं। ओलंपिक का आयोजन आईओसी कराता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। स्थापना 23 जून 1894, हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट थॉमस बाक हैं। चलिए, तो ये रहा टोक्यो से संबंधित इस बार जो हुआ है। और अगला फ्रांस के पेरिस में होगा, ये भी क्लियर हो गया। इटली क्यों न्यूज में है, तो G20 के संस्कृति मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई है, तो इटली के रोम में। ठीक है। चलिए, तो और यूनाइटेड किंगडम क्यों न्यूज में है, तो वैश्विक शिक्षा सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ है, तो यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। उम्मीद करता हूँ इसमें भी आपको बहुत कुछ मिला। नेक्स्ट देखिए, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है, तो इसका सही जवाब है सोरा रई पोटरू। सोरा रई पोटरू को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया है। आइए, इसमें कुछ और महत्वपूर्ण जो पुरस्कार हैं इसी अवार्ड में, तो कौन कौन से हैं कुछ महत्वपूर्ण हमने इसमें लाया है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म वही सोरा रई पोटरू हो गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है, सूर्य शिव कुमार, फिल्म सोरा रई पोटरू के ही लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विद्या बालन, फिल्म शेरनी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनुराग बसु, फिल्म लुड्डो के लिए। एकल श्रृंखला में अगर बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी, फिल्म है द फैमिली मैन 2। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है ऐसे, लेकिन जो गिने चुने हस्ती हैं उनका एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और एकल श्रृंखला में ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सामंथा अक्की नेनी, इनको द फैमिली मैन 2 इसी फिल्म में ये अभिनेता और अभिनेत्री ये दोनों थे, इन लोगों को ये पुरस्कार मिला है। तो चलिए, बाकी ऑप्शन अब देखते हैं। डिकोडिंग शंकर, ये क्यों न्यूज में रहा है, तो कौन सा प्रश्न है ये, चौथा। डिकोडिंग शंकर ये भी हाल ही में एक भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट बायोग्राफिकल फिल्म अवार्ड इसे प्राप्त हुआ है डिकोडिंग शंकर को। पीके, ये क्यों न्यूज में है, तो नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने पीके फिल्म को अपने संग्रह में जोड़ा है, इसलिए न्यूज में है। और आमिर खान अभिनीत ये फिल्म है, सब लोग देखे ही होंगे, काफ़ी अच्छा मूवी है। यदि आप अपने गोल को सेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको जबरन कोई और गोल दिया जा रहा है, तो ये मूवी ज़रूर देखें और अपने फैमिली को भी दिखाएं। ये वहाँ से क्लियर होगा कि आपको क्या करना चाहिए। और पीके मूवी राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित है, ये भी एग्जाम्स में ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। वाटर व्यूरियल, ये 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर आधारित किस फिल्म को
सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है तो वाटर व्यूरियल। चलिए सभी ऑप्शन इसमें हो गए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस दिन वरिष्ठ नागरिक दिवस या विश्व बुजुर्ग दिवस या वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया गया? तो ये मनाया गया है 21 अगस्त को। 21 अगस्त को ये मनाया गया है। बाकी ऑप्शन देखते हैं और नहीं, इसके बारे में कुछ देख ही लेते हैं। ये तो इसी से स्पष्ट है क्यों मनाया जाता होगा। तो वरिष्ठ नागरिकों की सेवा, सुरक्षा और उनके द्वारा सहन किए जा रहे विभिन्न समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिवस मनाने का वकालत अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के द्वारा 1988 में किया गया था और 14 दिसंबर 1990 से संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहल पर यह दिवस मनाने जाया लगा। चलिए बाकी ऑप्शन देखिए। 14 अगस्त को क्या हुआ? 14 अगस्त को हाल ही में एक नया दिवस भारत में शुरू किया गया है, भारत सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। क्या है वो? आइए ऑप्शन से देख लेते हैं। 5वां प्रश्न, देखिए, विश्व भयावह स्मृति दिवस ये मनाने का फैसला सरकार ने किया है। 14 अगस्त से अगले वर्ष से ये मनाया जाएगा। इसमें क्या, इस किस आधार पर ये मनाया जा रहा है? तो जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1947 में, तो विभाजन के कारण अपनी जान गंवाने वाले, अपनों को खोने वाले सभी लोगों को उचित श्रद्धांजलि के रूप में यह दिवस और उसमें बलिदान देने वाले के श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिवस अब मनाने का फैसला हुआ है। और बाकी ये सब उतना इम्पोर्टेंट ये पॉइंट नहीं है। चलिए अगला ऑप्शन देखिए। 13 अगस्त को क्या मनाया गया? तो हाल ही में विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया गया है, वर्ल्ड ऑर्गन डे, ऑर्गन डोनेशन डे। इसमें क्या होता है? तो कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से यह घोषणा कर सकता है कि उसके मरने के बाद उसके शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग जो होते हैं उसको निकाल लिया जाएगा और किसी ज़रूरतमंद को शरीर में वो लगाकर उसकी ज़िंदगी बचाया जा सके। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए विश्व अंगदान दिवस प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण अंग शरीर के कौन हो सकते हैं जो निकाले जाते हैं? कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जैसे यकृत है, जिसे लीवर कहते हैं, गुर्दा है, जिसे किडनी कहते हैं, हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, अग्नाशय हो गया, जिसको पैनक्रियाज कहते हैं। ये सभी कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं जिसे दान किया जा सकता है, शरीर से निकाला जा सकता है मृत्यु के बाद, जस्ट बाद। 7 अगस्त को क्या मनाया गया? तो हाल ही में एक नया दिवस मनाने का घोषणा सरकार के द्वारा किया गया है। वही जो नीरज चोपड़ा है, टोक्यो ओलंपिक 2020 इस वर्ष जो हुआ है उसमें एकमात्र स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। कौन? नीरज चोपड़ा, भल्ला फेंक प्रतिस्पर्धा में 7 अगस्त को उन्होंने ये स्वर्ण पदक हासिल किया था। 8 अगस्त को खत्म होने वाला था ओलंपिक, उसके एक दिन जस्ट पहले भारत का उम्मीद जो था कि अब एक भी नहीं आएगा स्वर्ण पदक, उस समय तक नहीं आया था। तो एक दिन पहले भल्ला फेंक प्रतिस्पर्धा में नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक हासिल किए। इन्हीं के सम्मान में और अन्य खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन के लिए सरकार ने 7 अगस्त को भल्ला फेंक दिवस मनाने का फैसला किया है। बाकी ओलंपिक के बारे में ऊपर अभी जस्ट हम लोग काफ़ी डिटेल में देखे हैं। चलिए दोस्तों, मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। जितना मेहनत किया जा रहा है और कंटेंट जैसे प्रोवाइड किया जा रहा है उस हिसाब से आप लोग का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग सहयोग करें। इसीलिए मैं 4, 5, 6, 7 कभी 10 MCQ फॉर्म करता हूँ। बाकी प्रश्न को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वॉल लाइनर फॉर्म में लाना पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट आप लोग के चलते नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि आप लोग बताते भी नहीं हैं कि और क्या आप लोग को चाहिए, ताकि आप लोग शेयर करेंगे और अन्य लोगों को जोड़ेंगे और टार एजुकेशन आगे बढ़ेगा। तो आज भी मैं 5 ही प्रश्न को MCQ फॉर्म में स्टैटिक्स एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लाया हूँ। बाकी अभी बहुत प्रश्न हैं, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, आप बने रहिए। यहाँ से हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वन लाइनर फॉर्म में इसको देखते हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न है, हाल ही में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने किस देश में UPI सुविधा लॉन्च करने का घोषणा किया है? तो ये है UAE। UAE में UPI सुविधा लॉन्च करने का घोषणा ये किया है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने। संयुक्त अरब में UPI सुविधा लॉन्च, वही बात हुआ। और ये लॉन्च करने के लिए वहाँ का एक प्राइवेट बैंक है, माशरेक बैंक, इसके साथ समझौता किया है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने। NPCI के बारे में देखिए, ये होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और यह RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन का एक संयुक्त प्लेटफॉर्म है। इसका स्थापना वर्ष 2008 में मुख्यालय मुंबई में MD and CEO दिलीप अबसे हैं और UAE में ये हो रहा है, तो उसके बारे में भी देखते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसे हिंदी में संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं, राजधानी अबू धाबी है, करेंसी वहाँ UAE दिरहम है। नेक्स्ट,
हाल ही में कौन सा मार्ग सबसे पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे बन गया है? ईवी अर्थात इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली बन गया है, तो ये बना है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है और ऐसा होने वाला यह पहला हाईवे बन गया है, नेशनल हाईवे। और भारत इसको लगाया कौन है ये सब? तो भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड अर्थात भेल के द्वारा ये लगाया गया है। और भेल के बारे में देख लीजिए, भेल अर्थात भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसका फॉर्मेशन 1964 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली है, चेयरमैन और एमडी नलिन सिंघल हैं। नेक्स्ट, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा महिलाओं को किस परीक्षा में बैठने का अनुमति होगा? यहाँ अनुमति छूट गया है, अनुमति दे दिया गया है, तो ये है एनडीए में। ये प्रश्न 2-4 रोज पहले का ही है, मैं यूट्यूब पर नहीं लाया था, फिर से इसको क्योंकि वेबसाइट पर दे दिया था मैं, लेकिन यूट्यूब पर नहीं था, मैं ला दिया हूँ इसको कि आपको भी अगर नहीं मिला हो अब तक तो मिल जाए। एनडीए का परीक्षा जो है 16 से 19 वर्ष के सभी उम्मीदवार जो 12वीं क्लास उत्तीर्ण हैं वे लोग इसमें शामिल होते हैं। और एनडीए के बारे में देखिए, अर्थात नेशनल डिफेंस एकेडमी, स्थापना 7 सितंबर 1954, लोकेशन खड़गवासला, पुणे, महाराष्ट्र में है। और मोटो है इसका सेवा परमो धर्म, इंग्लिश में सर्विस बिफोर सेल्फ। नेक्स्ट, हाल ही में जाने माने एथलेटिक्स कोच का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? ओम नाम्बियार विश्व प्रसिद्ध धावक पीटी उषा के भी कोच रह चुके हैं, इसलिए ये और महत्वपूर्ण है। ये निधन महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब करंट अफेयर में न्यूज जो आया है ये महत्वपूर्ण है। ओम नाम्बियार 1955 से 1970 में तक भारतीय वायुसेना में सेवा भी दिए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसे मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं इस्माइल साबरी याकूब, मलेशिया का राजधानी कुआलालंपुर, मुद्रा रिंगिट। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है? GSI मोबाइल ऐप। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, वही GSI के द्वारा खुद को डिजिटल रूप देने के लिए यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अब इसके माध्यम से फोटो और वीडियो के माध्यम से देश का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में आम लोग भी जान सकते हैं मोबाइल ऐप डाउनलोड करके। GSI अर्थात ग्लोबल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्थापना 1891 में, हेडक्वार्टर कोलकाता है। नेक्स्ट, हाल ही में फेसबुक ने छोटे और मध्यम कारोबार के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए इसके साथ समझौता किया है? इंडीफाई। और उसने ये समझौता करके एक पहल का शुरुआत किया है, उसका नाम है, यहाँ है, पहल का नाम है लघु व्यवसाय ऋण। ये पहल फेसबुक द्वारा शुरू किया गया है। इसमें होगा क्या, जो छोटे और मध्यम कारोबारी हैं अपने कारोबार का प्रचार फेसबुक पर करते हैं और उनको अगर क्रेडिट की कमी है, पैसे की कमी है, तो वो लोग ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है फेसबुक के द्वारा, वो इसका लाभ ले सकते हैं। फेसबुक द्वारा इस सुविधा का उपलब्ध कराने वाला भारत पहला ऐसा देश है। फेसबुक ऐसी सुविधा अभी अन्य देश में कहीं नहीं दे रही है। तो फेसबुक के बारे में देखिए, स्थापना फरवरी 2004 में, हेडक्वार्टर मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स है। और CEO मार्क जुकरबर्ग हैं, इसके खोजकर्ता भी यही हैं और CEO भी यही हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस और आतंकवाद पीड़ितों को श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया? तो 21 अगस्त को, अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। ये दिवस 21 अगस्त को मनाया गया है। थीम है कनेक्शंस। और इस आयोजन जो किया गया था इसका, इस इवेंट का टाइटल रखा गया है सर्वाइविंग टेररिज्म द पावर ऑफ कनेक्शंस। चलिए, और किस लिए देखिए, और कुछ इसमें फैक्ट है। 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आतंकवाद के पीड़ितों और बचे लोगों को सम्मान और समर्थन देने और उनके मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को पूर्ण आनंद को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए यह दिवस का घोषणा किया था और मनाया जाता है 21 अगस्त को। नेक्स्ट, हरियाणा में हाल ही में हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट का नाम बदला गया है। नया नाम क्या है? महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। तो ये सब रहे आज के सभी प्रश्न। क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो इसका जवाब पिछले क्लास में आप लोग को मिला था, पढ़ाया था मैंने, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके स्टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और अन्य क्लास जल्द ही शुरू होने वाले हैं, सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये रहा आज का क्लास, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।